नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की, और आज हम बात करेंगे देश में आने वाले दिनों में एक नया स्वरूप ग्रहण करता हुआ मुसलमान राजनीति की। और इस मुस्लिम राजनीति की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि आने वाले 3 महीने के अंदर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले साल 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी क्यों डरी हुई है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बार एआईएमआईएम के साथ जा सकता है। मित्रों, लगातार जिस प्रकार से बिहार में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, बिहार विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद विगत 2 महीनों के अंदर 2 राज्यों में स्थानीय निकाय के भी चुनाव के परिणाम आए, एक केरल, दूसरा महाराष्ट्र। और इन चुनावों में चाहे केरल में मुस्लिम लीग को मिली हुई सफलता हो, चाहे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एआईएमआईएम को मिली हुई सीमित सफलता हो, या फिर महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में एआईएमआईएम को मिला हुआ अपेक्षा से अधिक सफलता हो, इन सब सफलताओं के कारण इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी मुसलमान वोट बैंक, मुसलमान मतदाता ममता बनर्जी को छोड़कर हुमायूं कबीर, एआईएमआईएम जैसे राजनीतिक पार्टियों को वोट डाल सकते हैं। तो अंतर क्या है मित्रों? ममता बनर्जी और एआईएमआईएम हुमायूं कबीर जैसे राजनीतिक दलों को वोट डालने में क्यों उत्तर प्रदेश में इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है कि मुसलमानों का वोट अखिलेश यादव को न मिलकर इस बार एआईएमआईएम की तरफ भी 2027 के विधानसभा चुनाव में जा सकता है? क्यों इसकी चर्चा हो रही है? क्या अंतर है? किसी को वोट मिले, किसी को नहीं मिले, उससे क्या अंतर पड़ता है? क्या अंतर है समाजवादी पार्टी में और क्या अंतर है एआईएमआईएम में? क्यों इस मुसलमान वोट इसके बारे में आशंका व्यक्त लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी गलती हुई जिस कारण से मुसलमान अब एआईएमआईएम मतलब मुसलमान वोट बैंक सेकुलर पार्टी से कटकर, चाहे सेकुलर पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे सेकुलर पार्टी लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो सेकुलर पार्टी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो, या फिर सेकुलर पार्टी असम में कांग्रेस पार्टी हो, क्यों ये मुस्लिम वोट बैंक सेकुलर राजनीतिक दलों को छोड़कर मुस्लिमवादी राजनीतिक दलों के साथ आगे आने वाले दिनों में जाने को उतारू दिख रहे हैं? तो मित्रों, आज दिल थाम कर बैठिएगा। 10 मिनट 12 मिनट का समय लूंगा, आपको कुछ समझने और कुछ समझाने का प्रयास करूंगा कि यह मुसलमान की राजनीति में अंतर क्यों आया। आज भी मेरा मानना है कि केवल भारत में जितने भी सेकुलर राजनीतिक दल हैं उसमें केवल कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों को एआईएमआईएम, एआईयूडीएफ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसे मुस्लिमवादी पार्टियों के पाले में जाने से केवल कोई रोक सकता है तो कांग्रेस रोक सकती है। इसके बावजूद कि मुस्लिम वोट बैंक का सांप्रदायिकरण कांग्रेस की गलतियों के ही कारण हुआ है। मुस्लिम वोट बैंक का सांप्रदायिकरण जो हुआ है वो केवल और केवल कांग्रेस से इतिहास के अंदर हुई कुछ गलतियों के कारण हुआ है। तो कौन कौन सी गलतियां हैं मित्रों? दिल थाम कर 10-12 मिनट आप बैठेंगे तो मैं आपको बेहतर इस बात को समझा पाऊंगा, जिससे और शायद मेरे मुसलमान दर्शक भी, मुस्लिम मित्र भी मेरे समझ पाएंगे इस बात को कि इतिहास में कौन सा खेल हुआ है, किस कारण से, कहां पर वो पेच फंसा हुआ है, क्या सही है क्या गलत है, उसका फैसला करने पर तब ज्यादा बेहतर फैसला लोग कर पाएंगे। मित्रों, सबसे पहले समझिए कि भारत का विभाजन 1947 में होता है। किस आधार पर हुआ? धार्मिक आधार पर। एक ही आधार था, दूसरा कोई आधार नहीं था। 1947 का भारत का विभाजन एकमात्र आधार था धर्म के आधार पर कि कहा गया, जो बयान अभी ऑपरेशन सिंदूर से 2 महीना पहले आसिफ मुनीर ने दिया था पाकिस्तान में कि हिंदू एंड मुस्लिम्स बोथ कैन नॉट लिव टुगेदर, मतलब 2 राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसी फिलॉसफी पर 1947 में भारत का विभाजन हुआ था। कई बार उसके बाद से लगातार, अगर इधर विगत के 5 वर्षों में देखेंगे आप मित्रों, तो सबसे पहले मैं बताऊं एआईएमआईएम जैसी पार्टियां, लगातार एआईयूडीएफ जैसी पार्टियां सबसे अधिक अगर किसी एक नाम को लेती हैं तो वो नाम कौन सा है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का।
मैं इसलिए इतिहास के कुछ पन्ने पलटने का प्रयास कर रहा हूं जिससे कि हम ये समझ सके कि भारत में सेकुलरिज्म क्या है, भारत में सांप्रदायिकता क्या है, और कैसे राजनीति सेकुलर होते हुए भी हिंदू मुसलमान सबके सब सेकुलर हुआ करते थे भारत में। चूंकि भारत की मिट्टी सेकुलर है, भारत की सभ्यता सेकुलर है, भारत की संस्कृति सेकुलर है, लेकिन इस सेकुलर को कम्युनल बनाने का लगातार प्रयास राजनीति के द्वारा किस प्रकार से किया गया है, इस बात को आज मैं समझने और समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि जब तक सत्य से मुंह मोड़ा जाएगा, जब तक सत्य बाहर निकल कर नहीं आएगा, जब तक हम गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम कोई करेक्शन नहीं कर सकते। सच है या गलत है बताइएगा कमेंट करके। तो सबसे पहली बात मैं जो बता रहा था मित्रों, आज सबसे ज्यादा, चाहे बदरुद्दीन अजमल हो, चाहे वो ओवैसी हो, सबसे ज्यादा किसका नाम लेते हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। तो क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का शब्द था? नहीं था। कब लाया गया ये? 1976 में। कब, किसने लाई? इंदिरा गांधी ने। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल से सुसज्जित भारत के संविधान सभा ने इस शब्द को क्यों नहीं रखा था? सोचिए। दूसरा, मैं बता रहा हूं क्यों लाया गया। उससे पहले क्या हुआ था? आपातकाल के दौरान जबरन नसबंदी, जबरन नसबंदी का सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहा था? मुसलमान। सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहा था? मुसलमान। तुर्कमान गेट पर बुलडोजर की कार्रवाई, बुलडोजर बाबा आज माना जाता है योगी आदित्यनाथ को। सबसे पहला बुलडोजर की कार्रवाई किसने किया? संजय गांधी। तुर्कमान गेट, किरण बेदी उस समय में पुलिस ऑफिसर हुआ करती थी दिल्ली में, इतिहास पर यह जाकर। उसके बाद जो मुसलमानों के बीच जो इंदिरा गांधी की खराब छवि बनी, उस छवि को सुधारने के लिए 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। तो इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बदले नाम लेना चाहिए था इंदिरा गांधी का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं जोड़ा था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समझना है तो बाबा साहब अंबेडकर ने के बात पे भ्रम मत फैलाइए। बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिखे गए किताबों को पढ़िए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हर बातें उनके किताब में कोट की गई है। चलिए, वो हो गया 1976। उसके बाद आइए 1987। क्या हुआ? राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, साहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, सरकार ने इस आदेश को बदल दिया। क्यों बदल दिया? इसलिए कि पूरी दुनिया, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग प्रकार की मुस्लिम राजनीति आकार ले रही थी। सैटेनिक वर्सेज का विरोध हो रहा था, सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवे जारी किए जा रहे थे। उन्हीं दिनों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है भारत में साहबानों के मामले में। सरकार कानून बनाकर उस फैसले को पलट देती है। मुसलमान खुश हो जाते हैं, नाराज मुसलमान खुश होता है। वैसे ही 76 की तरह फिर से नाराज मुसलमान खुश होता है 76 की तरह। अब हिंदू नाराज हो जाते हैं, राम मंदिर का ताला खोल दिया जाता है। उसी समय, उसी दौरान राम मंदिर का ताला खोल दिया जाता है। 1989 लोकसभा चुनाव का चुनाव अभियान राजीव गांधी अयोध्या से शुरू करते हैं राम राज्य के वादे के साथ। सच है या गलत है इतिहास में बताइएगा। मैं हर बात तथ्यों के साथ कह रहा हूं। मतलब क्या है मित्रों, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद भारत में सेकुलर पार्टी थी, सेकुलर पार्टी थी। केवल कांग्रेस ही नहीं, जितने भी राजनीतिक दल थे सब सेकुलर थे। यहां तक कि आप कहेंगे कि जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी भी सेकुलर बन गई थी, इसलिए कि भारत की राजनीति में किसी भी कम्युनल पार्टी का कोई स्थान नहीं था। कोई भी राजनीतिक दल केवल एक समुदाय को खुश करके राजनीति नहीं कर सकती थी। या तो खुश करना है तो दोनों को करो, नहीं तो किसी को भी नहीं करो। यह राजनीति भारत में हुआ करती थी। परिणाम क्या हुआ? 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का पुराना रूप जनता पार्टी से अलग हुई, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी जनसंघ की विचारधारा को छोड़ा और खुद को गांधीवादी समाजवाद को अपनाया, धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। बीजेपी ने भी, देखिए बीजेपी का 1980 का मुंबई अधिवेशन के प्रस्ताव को पढ़िए आपको मिल जाएगा। मतलब भारत प्रवृत्ति से सेकुलर है, प्रवृत्ति से। किसी भी राजनीतिक दल को कह देने से सेकुलर नहीं है भारत।
और भारत इसलिए सेकुलर है कि यहां पर आज भी 80% आबादी जन्मजात सेकुलर है, जन्मजात सेकुलर है। आप बताइए ना, इस्लाम की स्थापना के कुछ ही वर्षों बाद भारत के केरल में मस्जिद का निर्माण हुआ। ईसाइयत की स्थापना के कुछ ही 100 वर्षों बाद केरल में पहला चर्च बन गया। किसने बनवाया, किसने जमीन दिया चर्च बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए? इतिहास में दर्ज है यार। इसीलिए भारत की आज भी जो 80% आबादी है वो जन्मजात सेकुलर है, आज भी वो कम्युनल नहीं हुआ है। लेकिन आप बताइए कि जहां कहीं भी इस्लामिक राष्ट्र है दुनिया के अंदर, कहां पर डेमोक्रेसी है? एक इंडोनेशिया छोड़ दीजिए, उसके अलावा बताइए कि कहां, किस इस्लामिक देश के अंदर रियल डेमोक्रेसी बचा हुआ है? थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी के नाम पर जो नाटक होता है वह भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही बचा हुआ है, इसलिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का डीएनए भारत का है, डीएनए भारत का है। इसीलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी कोई महिला प्रधानमंत्री बन जाती है। मित्रों, इसके अलावा बताओ दुनिया के किस कोने में, किस इस्लामिक देश के अंदर कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है? एक नाम बता दीजिए आप। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो भारत सेकुलर है, लेकिन इसको कम्युनल बनाने का प्रयास फिर शुरुआत होती है राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान 90 के दशक में। और इसको कम्युनल बनाने का जितना प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया, जितना प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया, उससे ज्यादा प्रयास किया अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव और जो दक्षिण भारत में डीएमके जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने। आप इस बात से कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा मित्रों। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, क्या नामकरण करवा लिया मुलायम सिंह यादव ने? क्या नामकरण कराया बताइए? अपना नाम मुलायम सिंह यादव, मुल्ला मुलायम कहलाने में गर्व महसूस करते थे, गर्व महसूस करते थे। सच है या गलत है? लालू प्रसाद यादव ने क्या किया मुसलमानों के लिए? केवल एक काम किया कि लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोका। इसके अलावा दूसरा काम बता दीजिए जो मुसलमानों के हित में बिहार में लालू प्रसाद यादव ने किया है। लालू प्रसाद यादव की तुलना में 100 गुना ज्यादा काम बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने किया। लेकिन मुसलमानों का वोट नीतीश कुमार को नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वोट लालू यादव के साथ रहा। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव कौन सा ऐसा काम किया केवल और केवल कार सेवकों पे गोली चलाने के अलावा मुसलमानों के लिए? यह बता दीजिए। हाँ, उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तानों की घेराबंदी मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सरकार ने करवाया, जो काम बिहार में नीतीश कुमार ने करवाया। तो इस प्रकार की जब राजनीति की शुरुआत, मतलब मुसलमान वोट बैंक मतलब माना गया अखिलेश यादव, मुसलमान वोट बैंक मतलब माना गया ममता बनर्जी, मुस्लिम वोट बैंक मतलब माना गया लालू प्रसाद यादव। तीनों में आप देख लीजिए, एम फॉर ममता, एम फॉर मुस्लिम, मतलब हिंदूवादी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को ममता बानो कहकर चुनाव प्रचार किया या नहीं किया? लालू प्रसाद यादव की पार्टी को यादवों की तुलना में मुसलमानों की बड़ी पार्टी कहा गया या नहीं कहा गया? अखिलेश यादव की पार्टी के साथ भी वही हुआ। अब उसके बाद ओवैसी की एंट्री होती है। कैसे राजनीति बदली है, इस बात को समझिए मित्रों। राजनीति बदली कैसे है? राजनीति बदली ऐसे है कि अब अखिलेश यादव को 92 मुसलमानों का वोट मिला। वैसे ही जैसे एक जमाने में बिहार में एक तरफा वोट मिला करता था आरजेडी को, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी को, बदले में मुसलमान को क्या मिलता था? यादव 14% यादव को बिहार में मिलता था 50 विधानसभा की सीटें चुनाव लड़ने के लिए, मुसलमान को मिलता था 17। यादव जाति के लोगों को 10 लोकसभा सीटों पर टिकट मिला करता था तेजस्वी यादव की पार्टी से, मुसलमानों को मिला करता था 2। और जहां 2 मुसलमानों को मिला करता था वहां भी यादव जाति के आरजेडी के समर्थक
उस मुसलमान को उम्मीदवार को वोट नहीं डालते थे। वही हाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने किया 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब मुसलमानों को 62 सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी चुनाव लड़ रही थी, जिसमें मात्र 4 मुसलमानों को टिकट दिया अखिलेश यादव ने। यहीं से एंट्री मारी है ओवैसी ने। ओवैसी की एंट्री मारने का यही कारण है। वोट हमारा राज तुम्हारा कब तक चलेगा, यही ओवैसी की एंट्री मारने का कारण है। सच है या गलत है? न अखिलेश यादव ने वोट लिया, सीट नहीं दी। तेजस्वी यादव ने मुसलमानों का वोट लिया, सीट नहीं दी। कब तक चलेगा? तो सवाल यह है मित्रों कि आज तक अखिलेश यादव या लालू यादव के परिवार ने या ममता बनर्जी ने मुसलमानों को वोट लेने के अलावा दिया क्या है? सवाल यह है जेन्युइन। इसीलिए मैंने कहा कि ओनली कांग्रेस, केवल कांग्रेस जिसने मुसलमानों को दिया है, कांग्रेस जिसने AR अंतुले को मुख्यमंत्री बनाया है, कांग्रेस जिसने अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री बनाया है, कांग्रेस जिसने देश में जो मौलाना आजाद को वही सम्मान दिलाया जो कांग्रेस के अंदर जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, सरदार पटेल को मिला, वही सम्मान दिलाने का प्रयास कांग्रेस के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस ने किया। सहमत है या नहीं सहमत है बताइए? कांग्रेस आज को बताइए, कोई ममता बनर्जी, कोई अखिलेश यादव, कोई लालू प्रसाद यादव, कोई MK स्टालिन ये दावा कर सकते हैं कि उनकी पार्टी का कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा? छोड़ दीजिए मुसलमान मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी बनाने को तैयार नहीं है। ये उप मुख्यमंत्री भी बनाने को तैयार नहीं है, ना ममता बनर्जी, ना अखिलेश यादव, ना लालू यादव। यही कारण है कि मुसलमान भी भारत का जो मुसलमान हिंदू की तरह ही धर्मनिरपेक्ष सेकुलर मुसलमान बनता जा रहा था 76 से पहले, उसको भी कम्युनल बनाया है इस देश की राजनीति ने। और इस देश की राजनीति में कम्युनल बनाने में कांग्रेस से बड़ी भूमिका कांग्रेस तो मुसलमानों को देती रही, चाहे वो 15 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से हो, चाहे मुख्यमंत्री बनाकर हो, चाहे केंद्र में मंत्री बनाकर हो, चाहे राज्यों में राज्यपाल बनाकर हो, कांग्रेस तो देती रही। क्षेत्रीय दलों ने क्या दिया? और इन क्षेत्रीय दलों ने चूंकि कुछ नहीं दिया, केवल मुसलमानों से वोट लिया, इसीलिए ओवैसी या बदरुद्दीन अजमल या इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल में जैसी पार्टियां या फिर हुमायूं कबीर जैसी पार्टियां पश्चिम बंगाल में आज मुसलमान वोट के लिए सबसे बड़ी हकदार बनती जा रही है। तो इस ओवैसी की राजनीति को, हुमायूं कबीर की राजनीति को केवल कांग्रेस टाइप राजनीति ही रोक सकती है। मतलब कंपोजिट रिप्रेजेंटेशन, सबका रिप्रेजेंटेशन हो। मतलब अगरा भी बने मुख्यमंत्री, पिछड़ा भी बने मुख्यमंत्री, दलित भी बने मुख्यमंत्री, मुसलमान भी बने मुख्यमंत्री। मैं बताइए, आप कांग्रेस ने तो कई दलितों को मुख्यमंत्री बनाया। मुस्लिम राजनीति के साथ साथ मैं दलितों की भी बात कर लेता हूं, क्योंकि कई चुनावों में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा चर्चा होती है जय मीम जय भीम की। कांग्रेस ने भी दलितों को मुख्यमंत्री बनाया। बिहार में भोला पासवान शास्त्री को बनाया, चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया, राजस्थान में जगन्नाथ पहाड़िया को बनाया। बताइए क्षेत्रीय दलों ने कितने दलितों को मुख्यमंत्री बनाया? ये जो ममता बनर्जी की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, RJD, DMK जैसे क्षेत्रीय दलों की राजनीति में कितने दलित आज तक मुख्यमंत्री बने हैं? एक भी बना क्या? एक भी नहीं बना, एक भी नहीं बना। क्यों? केवल मायावती अपनी पार्टी है उनकी, इसीलिए। मायावती के अलावे जितने भी, और बिहार में एक रामसुंदर दास, बिहार में जीतन राम मांझी, लेकिन सबसे पहले बिहार में किसी हिंदुस्तान में दलित को अगर कोई मुख्यमंत्री पद मिला तो पद मिला स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री को बिहार में। लेकिन आप कल्पना करके देखिए कि जब से ये हिंदी पट्टी की राजनीति जिन जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के पास गया, वहां दलित राजनीति भी खत्म होती गई कि नहीं खत्म होती गई? पहले हर राज्य में दलितों के नेता हुआ करते थे, मुसलमानों के नेता हुआ करते थे। क्या आज दलित और मुसलमानों के नेता हैं? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल कोई नेता है दलितों का, मुसलमानों का? नहीं है।
इन सब सवालों का जवाब है केवल कांग्रेस दे सकती है, रोक सकती है। अगर 1976 से पहले की राजनीति कांग्रेस इस देश के अंदर करना शुरू करे। किसी का तुष्टीकरण नहीं, संविधान के नजर में हर कोई बराबर होना चाहिए। आप किस हद तक सहमत है कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।